Yes, good afternoon, everyone. I hope I'm audible online वालों perfectly. Yes, okay. I think I should start now. And what we were discussing in the last class, कुछ बेसिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने. बताइए क्या चालू किया था. कुछ बताए थे. दो टाइप के लॉ होते हैं, याद है कि भूल गए. नहीं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, है ना. इसके बाद मैंने बताया था जो मेरा टैक्स लॉज है वो कौन सी ब्रांच में आता है, सिविल लॉ. सिविल लॉ में कहां पर, रेवेन्यू लॉस के अंदर आता है. रेवेन्यू लॉ दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स लॉस? डायरेक्ट टैक्स लॉस में दो चीजें हो. डायरेक्ट टैक्स लॉस में लाइबिलिटी और बर्डन. अगर लाइबिलिटी और बर्डन किस पे हो, सेम पर्सन पर, मतलब टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट ना किया जा सके, तो वो कौन सा टैक्स लॉ होता है, डायरेक्ट टैक्स लॉ. और बर्डन शिफ्ट कर देंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. ठीक है. इसके बाद मैंने बताया था कि लॉ बनाने का पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना. फिर बनाता कौन है, पार्लियामेंट. चलाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो हेल्प करने के लिए, एक टैक्स को मैनेज करने के लिए एक मिनिस्ट्री बना रखी है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर दो बॉडीज आती है, पीबीडीटी और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. कितने मेंबर्स होते हैं, छह. ये लोगों ने एक ऑफिसर्स की आर्मी बना रखी है पूरे टैक्स को गवर्न करने के लिए. सबसे ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर, देन असिस्टेंट कमिश्नर, और लास्ट में क्या आता है, इंस्पेक्टर, है ना. ये हमने लास्ट देखा था. और एक चीज देखी थी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कहां जा सकते हो, सीआईटी अपील्स के पास ज्यादा, और वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. हमेशा एक बात याद रखना, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करना है. जैसे जब हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे तो मुझे हार्डली 20-25 मिनट लगते हैं उन 2 चैप्टर में जो सिखाया है रिवाइज कराने. तो हर चैप्टर के एंड में आपको वो वीडियो दे दूंगा. आपको जब भी लगे यार हम भूल रहे हैं कोई चीज, या एक टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गए हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर तो आप वो 15-20 मिनट का वीडियो देखें, खुद से रिवाइज करें, काम हो जाएगा. तो मतलब ये आपको बोल के रखूंगा कि ये वीडियो आपको अलग से स्टार मार्क करके रखना है कि यार जब भी आप भूल रहे हो, उठाकर क्या करा, वो वीडियो देख लिया. ठीक है. अब हम आज आगे बढ़ते हैं और हम वैसे तो स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, क्योंकि एक लेंथी एक्ट है. मेरा इंटेंशन इसलिए ऐसा होता है कि मैं इनकम टैक्स को 2 पार्ट में बढ़ा देता हूँ. जैसे इनकम टैक्स हाफ पढ़ लिया, है ना. इनकम टैक्स हम क्या करेंगे, पहले हाफ पढ़ लेंगे. हाफ पढ़ने के बाद आप लोगों के रेगुलर टेस्ट ले लूंगा. जितना आपने पढ़ा है इनकम टैक्स के अंदर उन सबके हम क्या करेंगे, टेस्ट रख लेंगे. इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी. एंड उस टाइम पे हम जीएसटी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जीएसटी पढ़ने में 1 महीना लगता है. इनकम टैक्स में मेरे को हो सकता है कि आपको 2.5 महीने इनकम टैक्स पढ़ाना पड़े, 1 महीना जीएसटी पढ़ाना पड़े, और 5-10 दिन क्या पढ़ाना पड़ता है, कस्टम्स पढ़ाने पड़ते हैं. तो हमारा मेजर टाइम कौन लेने वाला है, इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स जितना पढ़ा उसको आपने अपने तरफ से रिवाइज कर लिया, अच्छा कर लिया. फिर जब तक हमने सिंपल सा टॉपिक होता है जीएसटी वो पढ़ लिया, फिर वापस कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इनकम टैक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं जनरली कि आप पे बर्डन ना आए. नहीं तो क्या होता है, लंबा एक्ट चल रहा है, एक ही चीज चली जा रही, तो आप भी हो जाओगे कि यार बोर हो जाओगे कि यार सर कितना बड़ा एक्ट है, खत्म ही नहीं होता. भाई 700 पेज पढ़ाना कोई मजाक नहीं है, वो भी एक एक्ट के. इसलिए मैं 2 पार्ट में पढ़ा देता हूं, उससे बच्चों का बहुत अच्छा लगता है उनको. बाकी आप लोग बोलोगे कंटिन्यू पढ़ना है तो हम कंटिन्यू क्या करेंगे, इनकम टैक्स जैसा आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बैच का परफॉर्मेंस कैसा है. आप बोलोगे कि यस सर वी नीड अ ब्रेक, विल टेक ब्रेक. इफ यू डोंट नीड अ ब्रेक, हम कंटिन्यू क्या करेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे. अब इनकम टैक्स जब हमें पढ़ना है ना, तो इनकम टैक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करते हैं. इनकम टैक्स के अंदर, अच्छा क्या सर हमें नोट्स बनाने हैं, प्लीज मैं नोट्स तो दूंगा आपको, लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट. जो लड़कों प्लीज तुम लड़कियों की कॉपी लेकर, है ना, फोटो कॉपी मत करवाना.
तुम खुद भी क्या करे, नोट्स बनाए प्लीज। क्यों, उसका रीजन क्या है, आप अपने हाथ से लिखोगे तो याद रखने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सीएस के अंदर मैक्सिमम थ्योरी है, और थ्योरी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ही क्या है कि एक बार उसको लिख लो तो याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो 700 पेजेस को मैं 200 पेजेस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके मॉड्यूल की चीजें सारी कवर हो जाए और वो सिंपल सी भाषा में भी आ जाए। तो आपको 700 पेज की जगह कितने पेज पढ़ने हैं, 200 पेज पढ़ने हैं। आप सोचो ज्यादा बेटर क्या है, वो 200 पेज, वो 200 पेज जो खुद की आपने अपने हाथ से लिखे हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखे हैं, और प्लस आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस जितने नहीं होंगे उसके ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे ये पता है सर ये सब्जेक्ट है तो थ्योरी, लेकिन इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्या आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं। तो प्रैक्टिकल है लेकिन थ्योरी पहले पता होनी चाहिए, तो ही वो प्रैक्टिकल क्या हो सकता है सॉल्व। तो मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी देखो, अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि पहला ही अटेम्प्ट है जहां पर क्या हुआ है वो सब्जेक्टिव हुआ है। एक बार ये जो दिसंबर अटेम्प्ट हो जाएगा तब हमको और कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो किस तरीके के क्या करते हैं क्वेश्चंस। इनकम टैक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें इनकम टैक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है, मालूम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमारा मेजर ग्रंथ रहेगा किसका? इनकम टैक्स का। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी का एक्ट रहेगा, जैसे वहां आपने नाम सुना होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी सुना होगा आपने ना, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 ऐसा वहां रहेगा। तो हमको जो मेजर इनकम टैक्स में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर कितने सेक्शन है इसके अंदर? मात्र 298। इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है? 298। 298 तो सिर्फ ऐसे बोलने की बात है। जैसे एक सेक्शन 80 है, तो सेक्शन 80 है तो उसमें 80C है, 80CCC है, 80CCD है, 80EE है, 80EEB, 80QQ है, 80QQB, 80RRB, 80TA, TTB, ऐसे GGB, GGC करके ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे, सेक्शंस रहेंगे। तो मतलब 298 तो मेन सेक्शंस है, और उसके अंदर क्या है आपके बहुत सारे सब सेक्शंस भी है। तो ज्यादा नहीं होंगे बच्चों, सब कुछ मिला के 2000 सेक्शन है बस। सिर्फ 2000 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। नहीं, दिसंबर के लिए नहीं दिए थे बेटा, मैं इस बैच में दूंगा। दिसंबर के नोट्स बनवाए थे मैंने। तो कितने सेक्शंस पढ़ने? 2000 सेक्शन। तो क्या सभी दे रखे हैं? क्या जल्लाद है, इंस्टीट्यूट जल्लाद है, सब दे दिए। जो चीजें प्रोफेशनल लेवल पर, जो चीजें सीए फाइनल में पढ़ाई जाती है ना, वो चीजें भी उठाकर कहां डाल दी? एग्जीक्यूटिव में डाल दी। मुझे लगता है वो ये सोचते हैं कि शायद बच्चा जो है एग्जीक्यूटिव का वो प्रोफेशनल के लायक है, क्योंकि वो एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देके एग्जीक्यूटिव में आया है ना। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है? काफी ज्यादा करना पड़ेगा। सी, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमेशा हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे हम फोकस करेंगे। मैंने आपको कल ये कहा था कि जीएसटी जो 50 नंबर का है उसमें बहुत कम सेक्शंस पढ़ने हैं। उसमें हार्डली वी हैव टू स्टडी 50 to 60 सेक्शंस। तो ज्यादा बेटर क्या हो गया? जीएसटी पढ़ लो। कस्टम का ओवरव्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कस्टम का ओवरव्यू मतलब 30-40 पेज का क्या कर रखा है? कस्टम दे रखा है। वो हमने अच्छे कर लिया। फिर हम इनकम टैक्स पे आएंगे। इनकम टैक्स में भी मैं आपको 2 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिससे कि 10 से 20 नंबर का आने के एक्सपेक्टेशन हमेशा होते हैं। तो जिसका 50 नंबर वहां से अच्छा हुआ और इनकम टैक्स जो बड़ा है उसमें भी वो 2 चैप्टर अच्छे हो जाते हैं। तो इन ऑल कितना हो गया? 7। यहां पर बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स में एक टॉपिक नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, वो घबरा जाते हैं, अरे यार हमसे वो टॉपिक नहीं आ रहा है, हमसे तो इनकम टैक्स ही क्या लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा नहीं, अगर कोई भी सब्जेक्ट में, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कि आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा है आप ये सोच लोगे कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, तो वो तो आपकी एक टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको क्या कर सकते हो? ड्रॉप कर सकते हो। थोड़ा सा कूल लो उस चीज को कि हाँ भैया होता है। एक प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम आप देने जा रहे हो, एक पहली बार आप अपनी लाइफ में, जो मैं सीएसडब्ल्यूडी को कोई बहुत अच्छी एग्जाम नहीं मानता, लेकिन मैं जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम है उसको एक बहुत अच्छे लेवल की क्या मानता हूं एग्जाम। आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहां सब कुछ करने के चक्कर में बैंड मत बजा लेना।
ये बात ध्यान रखना। बहुत मैं जैसा बोलूं आप लोगों की भैया हमें इसे फोकस करना है, इनकम टैक्स में भी ये चैप्टर है, जो मैं चैप्टर बोल दूं कि भैया ये 20 नंबर के आने के चांसेस है इसके, तो भैया इनके जितने क्वेश्चंस आपको मिले, इवन आपके दोस्तों किसी और कोचिंग में भी जा रहे होंगे ना, उनके क्वेश्चन भी मांग लेना, भाई ला तेरे भी दे दे, हम तो सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे। लेकिन किन के लिए? सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा हर चैप्टर में करने लग गए तो आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा क्या पड़ जाएगी, कमी। तो ठीक है, आपको सबसे पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा 1961। इसका नाम 1961 इसलिए पड़ा क्योंकि 1961 में बिल पास हुआ होगा इसका। तो 1961 के पहले टैक्सेस नहीं थे क्या? मैं हिस्ट्री की बात भी कर सकता हूं आपसे, लेकिन कोई सेंस नहीं है ना, बकवास। क्योंकि मैं चालू वाले वो होता था, उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में भी टैक्स लगता था, 18th सेंचुरी में भी लगता था, तो क्या मतलब है फालतू की बकवास लेके? हमको हमारे काम की बात करनी है, क्योंकि मेरे को 700 पेज पढ़ाने वो दिखते हैं, तो मेरा टारगेट वही रहता है कि भैया फालतू बातें ना हो, जो मेन बातें वो करते रहे। इनकम टैक्स 1961, साथ में क्या होता है दोस्तों, एक रूल्स भी है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो जब भी आप एक्ट पढ़ते हो तो साथ में कभी कभी क्या पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। तो दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? देखो सारी बातें तो एक्ट में डाली नहीं जा सकती है ना, सारी बातें एक्ट में डाल देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, तो रिटर्न कैसे भरना पड़ता है, कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, किस डेट पे भरना पड़ता है, सारी बातें एक्ट में डाल देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ बातें गवर्नमेंट कहां रखती है, रूल्स में रखती है। रूल्स का काम क्या होता है, एक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन में कौन हेल्प करते हैं, रूल्स हेल्प करते हैं। तो हमें इनकम टैक्स के रूल्स भी पढ़ने हैं। इनकम टैक्स के रूल्स ज्यादा नहीं है बच्चों, ज्यादा नहीं है, 5-6 हजार है। कितने रूल्स है? 5-6 हजार रूल्स है, ज्यादा रूल्स नहीं है। बेटा ये देखो यार, दिसंबर में आप देखो, एक्चुअली क्या है बेटा, आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़े हो ना मुझसे इनकम टैक्स, तो उसमें वो था कि असेसमेंट ईयर कुछ और था, और अब इन लोगों को मैं जून के लिए पढ़ा रहा हूं। भाई यहां पर सब जून वाले हैं ना भाई, दिसंबर के लिए अलग चलता है इनकम टैक्स, है ना, ये बात याद रखिए, इनकम टैक्स चेंज होता रहता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप कौन से एग्जाम दिसंबर दे रहे हो, तो बेटा ये क्लास में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, तो मैं आप थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको बोल दूंगा कि भैया ये चीजें हैं दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं है, ये दिसंबर में कुछ और है। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स। आप बोलोगे सर कितने सारे रूल्स है, 5-6 हजार रूल्स, हम कैसे बावले हो जाएंगे पढ़ पढ़ के? तो 4 से 5 से 6 जो रूल्स दे रखे ना इंपॉर्टेंट, वही पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो जो मॉड्यूल में 4-5-6 रूल्स दे रखे हैं वो हमें पढ़ने, तो बताना तो पड़ेगा ना बेटा, है कितना। आप जिस समुद्र में जा रहे हो वो समुद्र की लंबाई तो आपको बतानी पड़ेगी, भले ही आप पूरा ट्रेवल करना चाहो या ना करना चाहो। मतलब इतने सारे रूल्स है, हमको खुद को ही नहीं आते। जब भी कभी कुछ देखना होता है तो हम भी बुक्स निकाल कर क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इतनी गहराई है इसके अंदर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें इनकम टैक्स में पढ़नी पड़ती है वो होती है नोटिफिकेशन। जो पढ़ना होता है वो क्या करना होता है, नोटिफिकेशन पढ़ना होता है। नोटिफिकेशन क्या होते हैं पता है, जैसे एक्ट बन गया या रूल्स बन गए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आने हैं, कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, तो सरकार है ना क्या लेकर आती है, नोटिफिकेशंस लेकर आती है। और उस नोटिफिकेशन से एक्ट और रूल्स में क्या करे जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं। और ये तो टैक्स है और चेंजेस तो आते रहते हैं, तो भैया हमें वो नोटिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। आज तक ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं है 1 लाख से 2 लाख नोटिफिकेशंस है, 1 लाख से 2 लाख आज तक नोटिफिकेशन। भाई 1961 से आया है ना, तो 1961 से आया, तो आप सोच के देखो कितने नोटिफिकेशन आ चुके होंगे इसके अंदर। तो 1 लाख से 2 लाख क्या किए हैं, नोटिफिकेशन दिए। लेकिन देखो हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको है ना 8-10 पढ़ने पड़ेंगे। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, उनके ऊपर हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोकस। ठीक है, सो वी हैव इनकम टैक्स एक्ट जो मेन ग्रंथ है, उस ग्रंथ को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव ग्रंथ है, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962, है ना। फिर उसके बाद क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स के लिए क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं। देन कभी कभी कुछ सर्कुलर्स होते हैं, कभी कभी कुछ सर्कुलर्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं। सर्कुलर्स लाइक
जैसे ना बहुत बार है ना डिपार्टमेंट, जैसे क्या होता है सीबी सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है। कौन इशू करती है? सीबीडीटी। अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए क्या करती है? सर्कुलर इशू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी कोई फैक्ट्री है और वो लाइक बाईपास पे है, तब हो क्या रहा है, इंदौर वाला ऑफिसर बोलता है कि ये मेरे एरिया में आता है, देवास वाला बोलता है ये मेरे एरिया में आता है। तो उस केस में क्या होगा? झगड़े होंगे, दोनों ऑफिसर झगड़ा करेंगे कि उनको मालूम है ये आदमी से अच्छा पैसा आ सकता है, नाम हो सकता है अपना। तो उस केस में डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करेगा। ये वाले केस में ये वाले रीजन के लिए ये वाला ऑफिसर एप्लीकेबल है। मतलब इंटरनल मैटर्स में, डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर्स के लिए क्या इशू किए जाते हैं? सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ गई और इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की डेट चल रही है और बाढ़ आ गई, तो उस केस में डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर आ जाता है कि भैया चलो 2-3 दिन के बाद भी क्या कर लेना, रिटर्न्स एक्सेप्ट कर लेना। तो इट्स लाइक सर्कुलर्स आर देयर। आज तक कितने सर्कुलर है मुझे भी नहीं पता, लेकिन 4 लाख से 5 लाख सर्कुलर्स है। सो हम इतने तो सही नहीं पढ़ सकते। जो दे रखे हैं मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट है वही हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती है। लेटेस्ट सर्कुलर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उसके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा क्या होते हैं? चांसेस, है ना। और मैक्सिमम टाइम में पूछते भी किससे हैं? ये लेटेस्ट सर्कुलर और नोटिफिकेशन से। पुराने नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं पूछे जाते। पुराने नोटिफिकेशंस क्या होता है, वो एक्ट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कब नहीं पता नहीं, आपको सेक्शन पढ़ा दूंगा पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक नोटिफिकेशन भी क्या हो गया, पढ़ लिया। वो एक्ट में ही हो गया ना इन्वॉल्व, तो उससे क्या होता है कि अलग से बताना नहीं पड़ता। एंड एक और एक चीज जो हमारे टैक्स में होती है, बेसिकली झगड़े होते हैं। तो झगड़े होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसान टैक्स दे रहा है उसके बीच में। तो झगड़े का बातें जाती है आईटीएटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करते हैं? डिसीजंस देते हैं। तो वो डिसीजंस को हम केस लॉ कहते हैं, और डिसीजन को हम क्या कहते हैं? केस लॉस। तो आपको साथ में क्या पढ़ना पड़ता है? केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं। आज तक इनकम टैक्स में ज्यादा केस लॉ नहीं है, 10 लाख केस लॉ है एटलीस्ट। कितने केस लॉ है? 10 लाख। अब आप सोचो कितना बड़ा समंदर है ये, है ना। कोई बोल दे कि भैया हमको पूरा आता है, मतलब तेरे को कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं आता होगा, 1%, 2%, 3% भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ा सिलेबस है। इसको समेटना बहुत ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हार्डवर्क से कभी नहीं जीत पाओगे, हमेशा किससे जीत पाओगे? यहाँ पर स्मार्ट वर्क से जीत पाओगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मॉड्यूल पे लेके चलता हूं और थोड़ा सेंसिबल होकर देखना वो चीज को। यार तब से लास्ट पेज पे मुझे बस जाना है। तो पन्ने पलटने में भी, अरे भाई हटना, जल्दी आ जा। यार इसको ये वाले से हो जाएगा क्या? अरे पेज नंबर जाना है ना, चल इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है यार बेटा, अच्छा वाला लेना पड़ेगा आईपैड। अब आजा। हो मुझे जो चीज दिखानी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, ये रहा। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स। वो पढ़ा तो रहे हैं आपको, अब अपना एक बार सीएल का मॉड्यूल देखना और वहां पर ऐसा लिखा होगा लेवल ऑफ नॉलेज। वहां पर लेवल ऑफ नॉलेज, आई थिंक शायद प्रोफेशनल लेवल का क्या चाहिए आपको? नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए। और हमारे वहां क्या लिखा है? समझते इसका मतलब क्या है? काम चलाओ। क्या होता है? काम चलाओ। तो सारे केस लॉस, सारे नोटिफिकेशन, सारे सर्कुलर्स, सारे सेक्शन के अंदर सारी बातें नहीं, वर्किंग नॉलेज जो इस लेवल के लिए जरूरी है उतना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। इनकम टैक्स बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बस थोड़ा सा क्या है? लेंथी है ना। लेकिन अब आप देखोगे तो जीएसटी में वो लोग क्या कहते हैं? जीएसटी में वो लोग लिखते हैं कि भैया हमको क्या चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए।
यानी एक बार चेंज करा क्या, दोनों में एक ही लिखा। हाँ सॉरी, टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज ऑन डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स लॉ लेंदी है, लेकिन डायरेक्ट लॉ के क्वेश्चन क्या आएंगे, इजी आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ शॉर्ट है, लेकिन वहां पर इनडेप्थ आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। अगर 60 सेक्शन दिए तो 60 सेक्शन को बहुत अच्छे से आपको इनडेप्थ जाकर नॉलेज लेना पड़ेगा, और यहां पर आपको एक एवरेज नॉलेज से भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। इनकम टैक्स में ये बात हमेशा ध्यान रखना। टोटल कितने चैप्टर्स है आपके यहाँ पर इनकम टैक्स में, देखोगे तो 13 चैप्टर्स है, और ये इतने से चैप्टर जो 14 से लेके 20 तक के 6 चैप्टर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर इनकम टैक्स की जब हम बात कर रहे थे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल्स 1960, नोटिफिकेशन सर्कुलर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज से थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पढ़ना। कॉपी निकाल लीजिए अपनी, लाइन नहीं लाए बेटा, कॉपी भी लानी है और कैलकुलेटर भी लाना है ना। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, बड़े बच्चे हो गए हो आप, है ना। कैलकुलेटर 2 दिन 3 दिन बाद भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कैलकुलेशंस पे आएंगे तब। अभी तो थोड़ा दिन थ्योरी पढ़ना है। तो देखो हेडिंग आ जाएगी आपकी इनकम टैक्स एक्ट इस कॉपी को इतना अच्छा बनाएंगे कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ भी हो जाए इस कॉपी के। ये कॉपी प्लस बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एंड पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे, तो सीए वालों के करेंगे। ऑब्वियस मेरे पास तो बुक बैंक है ही सही उनकी, क्योंकि वो उनको ही पढ़ा था, तो उनके जो क्वेश्चन है उस लेवल के करके जाएंगे। एग्जाम जो थोड़ा ऊपर के लेवल के जाएंगे कि तो जो भी क्वेश्चन फेंकना है फेंक, हम तैयार है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 298 सेक्शंस पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार फीस जमा हो जाएगी उसके बाद मिल जाएंगे नोट्स, है ना। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है पता है, द नेम। अच्छा ये जल्दी जल्दी लिखना है, ऐसा नहीं आराम से सजा के लाइन मार रहे, अलग अलग पेन, पिंक, ब्लैक, येलो, नो। राइटिंग वाइटिंग भी अपने को क्या करना है, बस फास्ट लिखने पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं बच्चों जैसे तुम लिख रहे हो, अपने को 700 पेज जाना है दोस्तों, याद रख लो, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। द नेम ऑफ द एक्ट, सेक्शन नंबर 1 बहुत प्यारी बात बोलता है। द नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। हंसो मत बेटा, यही बात बोलता है वो। द नेम ऑफ द एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है सर, ये क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड। अब तो उनका स्पेशल स्टेटस हट गया, अब तो वो अपने ही है, ठीक है। वैसे भी अपने ही थे, जो नहीं है उनको भी ले लेंगे, लेकिन क्या है, इनकम टैक्स पहले से उनके ऊपर एप्लीकेबल था, पहले से हमेशा से इनकम टैक्स उनके ऊपर क्या रहा है, एप्लीकेबल रहा है। सी एंड इन इंडिया, third point, it became applicable in India, it became applicable from 1st April 1962. In India, it became applicable from 1st April 1962. दोस्तों ये आया, ये पास कब हुआ, बिल आया होगा इनकम टैक्स का 1961 में, क्या हो गया होगा, पास हो गया होगा, लेकिन टैक्स लगना कब से स्टार्ट हुआ था, 1962 से। ठीक है, इतनी सी बात किसने करी है,
सेक्शन नंबर 1 ने करी है। द नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अब ध्यान से सुनना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, मैं जो बोलूंगा वो लिखना। जो सेक्शन 2 होता है वो किसका सेक्शन होता है? डेफिनेशन का सेक्शन होता है। आप कोई सा भी एक्ट उठा के देख लो, वो कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? कहां दे रखी कंपनी की? सेक्शन 2 मेरे को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेक्शन 11 में दे रखी है। अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज व्हाट पब्लिक कंपनी, कुछ था, आपको पढ़ा होगा वहां पर। तो हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन होती है वो कहां दे रखी होती है? सेक्शन 2 में। अब यार सेक्शन 2 एक साथ थोड़ी पढ़ सकते हैं, तो कुछ भी डेफिनेशन आ जाएगी उठ के बीच में। जब जो जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन के लिए, जब किसी सेक्शन के अंदर कोई वर्ड समझना होगा तो उसके लिए कहां आना पड़ेगा? सेक्शन 2 की शरण में आना पड़ेगा, तब हम आ जाएंगे। सेक्शन 3 जो है वो भी किसका सेक्शन है पता है? डेफिनेशन का। तो हमारे इनकम टैक्स में 2 सेक्शन जो है वो किसके हैं? डेफिनेशन के। एक तो कौन सा है? सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, और एक तो सेक्शन 3 जो है, यहां पर बहुत सारी क्या दे रखी, सेक्शन 2 में मैक्सिमम डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो जब टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। एंड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है वो स्टार्ट होता है कहां से? सेक्शन नंबर 4 से। तो हेडिंग आ जाएगी सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 का नाम है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 का नाम क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या? अगर इस सेक्शन 4 की बातें पूरी बातें अगर कंप्लाई होगी तो ही इनकम टैक्स अप्लाई होगा, नहीं तो इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। क्या कहा मैंने? कितना इंपॉर्टेंट, मतलब आगे के सेक्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर सेक्शन 4 की बातें अप्लाई नहीं होती। सेक्शन 4 में कंडीशंस दे रखी कि इंडिया में इनकम टैक्स कब एप्लीकेबल होगा। आप लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मेरे ऊपर क्या है? वो एप्लीकेबल है। तो कहां से एप्लीकेबिलिटी कहां से आती है? चार्जिंग कहां से होती है? तो वो चार्जिंग जो है वो कहां से होती है? सेक्शन नंबर 4 से होती है। इसमें कुछ कंडीशन है, मैं आपको पहले बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, इधर लिखना बाद में, एक बार पहले एक बार बोर्ड पे देखिए। पर्सन होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहा गया सेक्शन नंबर 4 ने? पर्सन होना चाहिए। पर्सन पर ही क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूं, मेल हो फीमेल हो डज नॉट मैटर, इनकम टैक्स देना पड़ता है। नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, पर्सन में आते हैं नहीं आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पर्सन कौन होते हैं ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। किसमें डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। तो अगर आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना है तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? पर्सन होना पड़ेगा। आप भी पर्सन हो, हाँ मैं भी पर्सन हूं, लेकिन टैक्स आप नहीं दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, क्योंकि पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। तो सेक्शन नंबर 4 ने कहा पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। इनकम क्या होती है सर? ये भी दिया गया है। ये कहां दिया गया है? 2 क्लॉज 24 के अंदर। कहां दिया गया है? 2 क्लॉज 24। अच्छा, एक बात याद रखना, जो सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2, उसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, मैं क्या कहूंगा? सेक्शन 2 क्लॉज 31। उसका रीजन क्या है? सब सेक्शन कब बोलते हैं? जब मेन सेक्शन को रेफर करते हुए आगे की चीजें बढ़ती जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब सेक्शन कहते हैं। लेकिन हर डेफिनेशन आपस में अलग है, हर डेफिनेशन आपस में अलग है, उसका मेन सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब मेन सेक्शन से लेना देना है तो ही क्या कहते हैं? सब सेक्शन। और मेन सेक्शन से लेना देना नहीं है तो हम क्या कहेंगे? क्लॉज। एवरीवन पीछे वालों क्या कहेंगे? उसको हम क्लॉज कहेंगे। तो सेक्शन 2 किसका है? क्लॉज का रहेगा। तो 2 क्लॉज 31, 2 क्लॉज 24, ऐसा। पर्सन होना चाहिए, उसकी इनकम होना चाहिए, वो इनकम पीवाई में होना चाहिए। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। क्या होता है प्रीवियस ईयर? देखो, पर्सन क्या होता है बताऊंगा, इनकम क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 1 में पढ़ना ही क्या है?
चार्जिंग सेक्शन ही तो पढ़ना है कि पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है ये डिफाइंड है सेक्शन 3 में। कहां डिफाइन है? सेक्शन, अभी आपको कहा था दो सेक्शन किसके हैं डेफिनेशन के, एक तो क्या है 2 और एक क्या है 3। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है उसको डिफाइन कहां किया गया है? सेक्शन 3 में। सी एक्चुअली जैसे करंट ईयर क्या चल रहा है बच्चों, करंट ईयर चल रहा है 23-24, है ना, हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। आप बताओ इस साल में, इस साल की इनकम पे कैसे टैक्स कैसे दूंगा, क्योंकि इस साल की इनकम तो पता कब चलेगी, वो तो ईयर एंड पे पता चलेगी। तो इस साल जो मैं टैक्स भरूंगा कौन सी इनकम पे भरूंगा? जो साल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया प्रीवियस ईयर का। विल एड्रेस इट। तो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अच्छा, मान लो कोई पर्सन है, किसान है और उसकी इनकम है खेती से, क्या उसको टैक्स देना पड़ता है? आपको सुना होगा कि खेती की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी इनकम है जिसको सरकार ने क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है। तो पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा? टैक्स ले लिया जाएगा। मैं ऐसे शॉर्ट्स में लिखता हूं ना, ताकि आप भी एक बार लिखोगे तो लिखने में जल्दी हो जाएगा। आपको नोट्स मिलेंगे उसमें तो सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई रहेगी। हमको तो यहां पर क्या करना है, बस फास्ट लिखकर देखना है, लिखने से याद भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं पर्सन होना चाहिए, उसकी इनकम होना चाहिए, वो इनकम कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में। वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं। सर कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्कॉलरशिप मिलती है आपके, जैसे कोई बच्चा है उसने अच्छी पढ़ाई करी, उसको स्कॉलरशिप मिली, तो हो सकता है स्कॉलरशिप क्या हो? एग्जम्प्ट हो। एग्रीकल्चर इनकम आपने सुना होगा क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। तो ऐसी बहुत सारी इनकम क्या होती है दोस्तों? एग्जम्प्ट होती है। कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है ये गिवन है सेक्शन 10 में। इसका एक अलग से चैप्टर है। इसका क्या रहेगा? एक अलग से चैप्टर रहेगा। किसका? सेक्शन 10 का, जिसको क्या कहते हैं? एग्जम्प्ट इनकम। तो हम वो अलग से पढ़ेंगे। फिर अगर भैया आपकी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लिया जाता है। अब बताओ रेट कहां गिवन होगी? आप बोलोगे सर इनकम टैक्स में, है ना, कोई सेक्शन में गिवन होगी कोई रेट? नहीं, इनकम टैक्स में किस रेट से टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स में गिवन ही नहीं है। उसके लिए हमें यहां पर एक चीज और पढ़नी पड़ती है, उसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या कहते हैं उसको? एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, जिसको कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इनकम टैक्स की जो रेट्स है वो कहां गिवन है, तो बोला इनकम टैक्स में तो गिवन नहीं है, वो कहां गिवन है? फाइनेंस एक्ट में गिवन है। तो फाइनेंस एक्ट में कहां गिवन है मैं बताऊंगा आपको। वहां पे सेक्शन में गिवन नहीं हुआ, एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में गिवन है। जब हम यहां तक पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे? टैक्स रेट, किस रेट से टैक्स लगता है, कैसे लगता है, वो हम तब मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सी आ जाइए, ये नोट डाउन करिए फटाफट। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो ऐसी इनकम ना हो जो इनकम एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती हो। तो फिर प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा? टैक्स। एंड वेयर आर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड? इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, बजट में। बजट के कौन से शेड्यूल में, कौन से पार्ट में, ये भी मैं बता दूंगा आपको। सर हमें क्या सेक्शंस याद करने हैं? देखो स्टार्टिंग में तो जोश जोश रहता है, तो जोश जोश में तो आप बहुत सारे सेक्शन याद कर लेते हो, लेकिन ये ऐसे सेक्शंस मुझे नहीं लगते जिनको अब याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कुछ सेक्शंस ऐसे आएंगे जिसको तो आप भूल ही नहीं सकते। हो सकता है कि सेक्शन के नंबर से क्या बन जाए? क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज सेक्शन 28। तो जैसे सेक्शन 28 तो फिर याद रखना पड़ेगा।
कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम भूल नहीं सकते, जैसे हम पढ़ेंगे डिडक्शंस करके कुछ चीज होती है, एटी जैसे आपको बोला क्यूक्यूबी, आरआरबी, टीटी है, टीटीबी, सीसीडी है ना, लाइक जे डबल ए, जीजीबी, जीजीसी, जीजी, वैसे बहुत सारे सेक्शन है, वो याद रखने पड़ेंगे। ये वाले चिल चिल याद हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। चलो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले हम क्या होता है, पर्सन क्या होता है इसे हम समझते हैं। पर्सन की डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 31 के अंदर। पर्सन कौन है दोस्तों? तो पर्सन की डेफिनेशन इज इंक्लूसिव वन। पर्सन इंक्लूड्स, ये लोग कहते हैं पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ये आपका चैप्टर 1 है ना, ये जो है आपका एक बार सेक्शन 10 को छोड़ दो। सेक्शन 10 को छोड़ने के बाद जो भी चीज है वो सब कहां पर आएगी, टैक्स किस रेट से टैक्स लगता है, कंपनी पे किस रेट से लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे किस रेट से लगता है, पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होता है। तो देखो याद कैसे रखा जाता है, याद रखने का मुझे पता है कि इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 1 में याद रखने के लिए सिर्फ सेक्शन 4 है, पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम एग्जाम में तो प्रिस्क्राइब टैक्स, पर्सन बस। जब भी आप रिवाइज करो तो बार बार बुक उठा के नहीं करना है। पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 इंक्लूसिव में ये चीज को क्या किया, इंक्लूड किया है। इनकम की जब पढ़ो तो इनकम कैसा है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, रेट क्या है, टैक्स इंडिविजुअल पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म पे क्या है, अपने माइंड से रिकॉल करिए। रीड करने वाला कभी भी भूल सकता है चीजों का, 50 बार पढ़ लिया अगर हमने फिर भी हमको याद नहीं रहता, इसलिए नहीं तो तुमने दिमाग से नहीं पढ़ा, सोचा नहीं। इसलिए हम हमेशा इस तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करना। इंडिविजुअल है ना, तो पर्सन यानी इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूं दोस्तों, तो अब मुझे क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता हो। मेल हो फीमेल हो डज नॉट मैटर, मेजर हो माइनर हो, साउंड माइंड हो अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट मैटर। इंडिविजुअल इज अ पर्सन। कोई अनसाउंड माइंड का है तो भी उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कोई माइनर है तो भी उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पर माइनर से कैसे ले लेंगे, अनसाउंड माइंड से कैसे ले लेंगे, किसी और की हेल्प से ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। जैसे बोलेंगे माइनर की इनकम पे कौन टैक्स दे देगा, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया फादर क्या भर दीजिए, टैक्स भर दीजिए। तो ऐसा हम और कोई अनसाउंड माइंड का तो उसको कोई केयर टेकर तो होगा ना, तो उस केयर टेकर से क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। तो आप वो टेंशन मत लीजिए। यहां पर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा कोई माइनर कभी शेयर्स नहीं खरीद सकता है ना, वो एक अलग, वो तुम्हारा एक अलग है भैया, ये मेरा एक अलग है। यहां पर इंडिविजुअल कोई भी हो वो क्या है, एक पर्सन है। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्संस। सेकेंड एचयूएफ। हब क्या होता है, हाँ और वेरी गुड यार, आपको सब पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ अच्छा आज ही पढ़ा रहे हैं, देखो वो पढ़ा रहे हैं तो मुझे कोई पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। एचयूएफ क्या होता है, कर्ता ना को पार्टनर्स ना मेंबर्स, सब पढ़ाएंगे आपको है ना। तो एचयूएफ भी तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना। तो एचयूएफ वाला के बोल देंगे हम हमारे कहां लिखा है टैक्स देना है, तो उसको बोलेंगे तू क्लॉज 31 देख, तू क्लॉज 31 में देखेगा तो वहां एचयूएफ को भी क्या देना है, टैक्स देना है। अच्छा एचयूएफ होता है, एमयूएफ करके कोई चीज नहीं होती। मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। थर्ड, पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म। पीएफ मतलब क्या हो गया दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को भी टैक्स देना पड़ेगा। ये तो उठ के बोल देंगे कहां लिखा है पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगेगा, क्योंकि लिखा हुआ ही मानते, तो भैया बोल देंगे यहां लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म पे भी क्या लगेगा, टैक्स। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, आपको सब पता होगा, दो पार्टनर आपस में मिलजुल के प्रॉफिट अर्न करते हैं, एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी, वो सब मैं नहीं बना रहा, ठीक मैं पढ़ा सकता हूं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एचयूएफ में घुस सकते हैं, 2 दिन एचयूएफ में घुसेंगे, 2 दिन पार्टनरशिप फर्म में घुसेंगे, मजा बहुत आएगा, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो फिर वो पेजेस दिखेंगे हमको। तो इसलिए कोई सेंस नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगता है, बस इतना जान लो। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है ये मेरा हेडेक नहीं है, ये किसका हेडेक है, रोहित सर का हेडेक है। एसबीसी कौन पढ़ा रहे, वही पढ़ा रहे ना, उनका हेडेक। और
पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। LLP मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अच्छा, पार्टनर LLP अलग से पर्सन नहीं है दोस्तों, LLP अलग से पर्सन नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोविजन पार्टनरशिप पे अप्लाई होंगे वो सारे प्रोविजन LLP पे भी क्या होंगे? अप्लाई होंगे। ये बात ध्यान रखना है ना, ठीक है। सो पर्सन 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 2 क्लॉज 31 2 क्लॉज। डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव। क्या क्या लोगों को इंक्लूड किया गया है? इंडिविजुअल को पर्सन माना है, HUF को पर्सन माना है, पार्टनरशिप फर्म को पर्सन माना है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। चौथा, कंपनी। कंपनी को भी क्या माना है दोस्तों? पर्सन माना है। आ रहा है, सारी चीज आ जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। उनने कोई ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस छोड़ा ही नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना लगे। वो सब, क्योंकि देखो छोड़ देते तो लोग बहुत नालायक है, वो क्या करते हैं कि वो तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि इंदौर में हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिल रहा था। इट वॉज लाइक दैट्स 2-3 साल पहले की बात है, आपको याद हो या नहीं हो। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं था, तो क्या था, पेट्रोल पंप वाले खुद ही हेलमेट रखने लग गए कि जो भी बिना हेलमेट के आएगा उससे 5-1 रुपए क्या लेंगे? किराया लेंगे, उसको हेलमेट पिलाएंगे और क्या कर देंगे? पेट्रोल दे देंगे। एंड बहुत सारे लोगों ने क्या करा, हेलमेट का ये किराए पे देने का क्या कर दिया? बिजनेस। पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो गए। सो इंदौर के या इंडिया के लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी लूप होल छोड़ा तो वो फॉर्म बना दिया जाएगा, फिर वो फॉर्म पे फिर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। कंपनी भी क्या है दोस्तों? एक पर्सन है। कंपनी क्या होती है, मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊं, आप खुद कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, भावी कंपनी सेक्रेटरीज। आप मुझे बताइए व्हाट इज कंपनी? भावी कंपनी सेक्रेटरीज, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, आप मुझे ये बताइए कि कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन। और मेरे को ये सब नहीं पता, मेरे को ये पता है कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, वो कंपनी होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, वो सब पर्सन तो सब उसके तुम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, कॉमन सील, ये वो सर डेफिनेशन, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ से बात करना। जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो क्या है? कंपनी है। वो तुम्हारी डेफिनेशन तुम तुम्हारे पास रखो। हमारे इनकम टैक्स में ऐसा बोल देना, कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो फिर होगा क्या? फॉरेन कंपनी बच जाएगी। तो बेटा देसी हो या विदेशी हो, दोनों पे टैक्स लगेगा। देसी मतलब डोमेस्टिक कंपनीज, देसी मतलब डोमेस्टिक कंपनी, और FC मतलब बेटा विदेशी कंपनी। देसी कंपनी पे भी टैक्स लेगा, विदेशी कंपनी पे भी टैक्स रहेगा। एक बेटा GC होती है, गवर्नमेंट कंपनी, उस पे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। गवर्नमेंट कंपनी पे भी टैक्स। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट खुद से भी टैक्स ले रही है। ओ कंपनी वालों, तुम्हारे को वो तो पता है ना, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ऑनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट। लॉजिक, गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने आप से भी क्या लेगी? टैक्स लेगी। नहीं तो क्या होगा मालूम है? सुनो, BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी, अब कल से क्या हो, कल से BSNL से इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे, टैक्स रेट 30% है, तो भी एयरटेल जियो वाले तो सर पकड़ लेंगे। सीधा सीधा मुनाफा किसका हो गया? BSNL का कितना पैसा बच गया? 30% बचना मतलब बहुत बड़ी बात है। 30% तो बेसिक टैक्स है। कुछ सेल्स नाम की चीज होती है, सरचार्ज नाम की चीज होती है। प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी भी क्या लेती है, गवर्नमेंट कंपनी से भी क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। SC से भी टैक्स लिया जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे भी क्या लगता है? टैक्स। किस फॉर्म में लगता है? कंपनी फॉर्म में क्या लगता है? टैक्स। तो SBI को भी क्या देना पड़ता है? जो आपको पता है SC क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं पीछे वालों? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर दोस कॉर्पोरेशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू एन स्पेशल एक्ट।
ऑफ द पार्लियामेंट। तो एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एलआईसी पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है, एसबीआई पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो दिस आर व्हाट स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। सी एक रेलवे डिपार्टमेंट है कि रेलवे कंपनी है? डिपार्टमेंट है। और आपने बीएस में एक चैप्टर पढ़ा होगा जहां पे डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा, गवर्नमेंट, कंपनी, स्टेटरी कॉर्पोरेशंस वगैरह के बारे में सुना होगा। डिपार्टमेंट अलग होता है और ध्यान से सुनना, कंपनीज अलग होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है ना, रेलवे डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता, याद रखना। किस पे? डिपार्टमेंट। जैसे आप सोचो गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट लेके करेगी क्या? आपने जैसे भी स्टार्टिंग में बोला था कि गवर्नमेंट खुद से क्यों टैक्स लेगी, डिपार्टमेंट पे ये बात एप्लीकेबल होती। तो याद रखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे टैक्स नहीं लगता। रेलवे डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट जहां जाए, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बिटवीन दैट डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट, वो दोनों सेम ही है। अब एक अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनका, रेलवे डिपार्टमेंट का भी उनका, तो उनसे टैक्स लेके इधर डालना, एक गले से निकल के दूसरे गले में डालना, क्या मतलब? वो उनके घर के मैटर है, इसलिए वो टेंशन नहीं लेते। डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं एओपी, बीओआई, एओपी, बीओआई। एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉय का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बता रहा हूं क्या है ना। ये बताकर कहानी समाप्त करेंगे आज की ना। ये इसके आगे और भी एओई, क्या बोल रहे, एओपी, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आप बोलोगे सर कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सी, वी हैव पार्टनरशिप इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना। एचयूएफ इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि मिलकर जहां पर लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन हैज बीन सेपरेटली कवर्ड। तो एचयूएफ एक एओपी है, लेकिन वो ऊपर हमने क्या कर लिया? कवर्ड कर लिया। कंपनी एक एओपी है, लेकिन कंपनी को क्या कर लिया? अलग से कवर्ड कर लिया। सर यहां क्या आएगा फिर? पार्टनरशिप, हम एलएलपी सब ऊपर कवर कर लिया हमने। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आपसे कोई पूछ ले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स लगता है क्या? बोलना हाँ लगता है, क्योंकि उसे हम क्या मानते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानते हैं। आप यहां पर है ना, अपन लिख ले क्या ब्रैकेट में, एओपी में क्या क्या आता है? सीएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतनी जल्दी ना करे बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एओपी में कौन कौन आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। वो आपने सुना होगा, वो होता ना मंदिर का होता, देख मंदिर का होता ट्रस्ट, स्कूल का भी ट्रस्ट होता है। कभी कभी ना ट्रस्ट फॉर्म में क्या चलाया जाता है? स्कूल चलाया जाता है, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। उनको क्या मानते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी सॉरी क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट यहां पर आते हैं। जेवी, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर ना। एक कंपनी और एक इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं, दो कंपनियां मिलकर क्या कर रही है? काम कर रही है। जैसे मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का एक क्या था पहले? जॉइंट वेंचर था। हीरो होंडा का क्या था? जॉइंट वेंचर था, है ना। ऐसा जॉइंट वेंचर्स यहां पर आते हैं। कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है, इसलिए नीचे कंसिडर नहीं किया गया। अच्छा, जैसे मान लो कि किसी का रॉक बैंड है, रॉक बैंड, तो रॉक बैंड में एक सिंगर है, एक गिटारिस्ट है और एक वो ड्रमिस्ट है। वो बोलेगा सब हम तीनों चारों पांचों मिलकर क्या करते? शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी कमाई होती है, हम टैक्स नहीं देंगे। मैंने लगा क्यों नहीं दोगे? बोले हम इंडिविजुअल है क्या? मैंने नहीं। क्या हम एचयूएफ है? नहीं यार, वो तो सेम परिवार के होने चाहिए। क्या वो पार्टनरशिप? हम बोले नहीं, हमने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। पार्टनरशिप के लिए तो क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। नहीं है एग्रीमेंट। हम एलएलपी भी नहीं है, हम कंपनी भी नहीं है। भाई तू एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसमें आ जाएगा और तुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स।
और ऐसा एसोसिएशन जिसमें सारे इंडिविजुअल हो, ऐसा एसोसिएशन जिसमें सारे इंडिविजुअल हो, वो कहलाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वो क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कंपनी और एक इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं तो ये एओपी है, लेकिन ये बीओआई नहीं है। लेकिन जो एओपी के अंदर सारे इंडिविजुअल्स निकल जाए, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, सारे नेचुरल पर्सन का एसोसिएशन हो, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन का एसोसिएशन हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बीओआई कहलाएगा। सो एक लाइन लिख लो बच्चों, बस फिर कंट करते हैं। एवरी BOI इज एओपी, है ना? सारे बीओआई जो होते हैं वो क्या होते हैं? एओपी होते हैं। बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। ठीक है, तो रॉक बैंड वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, आप लिख सकते हो यहां पर, है ना? एक एग्जांपल रॉक बैंड। ठीक है, सो ये एक एओपी तो है, रॉक बैंड एओपी तो है, लेकिन जिस एओपी के सारे मेंबर्स क्या हो? इंडिविजुअल, यानी नेचुरल पर्सन हो, तो वो क्या कहलाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सारे होना चाहिए, एओपी हो, बीओआई हो, भाई है तो वही ना, तेरे ऊपर बात वही होगी। अच्छा, सीएस मतलब आपके सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए? इंडिविजुअल का टैक्स पूछना चाहिए ना, है ना? इस लेवल पे बच्चों से यही पूछना चाहिए। कंपनी का पूछ लो, चलो जाओ, तुम्हारा जीवन में एचईएफ से लेना देना नहीं पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म से तुम्हारा क्या लेना देना, कंपनी के परिचय नहीं पूछे, पार्टनरशिप पहले पूछेंगे। मतलब ये इंस्टीट्यूट गलत करती है। आई हेट इंस्टीट्यूट फॉर दिस, लिटरली हेट। भाई जो काम की चीज है वो पूछे, जो जरूरी, जो काम की नहीं है ना। रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट के क्वेश्चंस आएंगे। नॉन रेसिडेंट्स मतलब भाई अभी अभी पढ़ना चालू करा है, अभी अभी डबलईटी से आए हैं, सीधा क्रिस गेल का टैक्स निकालो। अरे भाई क्रिस गेल का क्या टैक्स निकाले? पहले विराट कोहली का तो निकालना सीख ले। लेट्स ऑल लाइन, थिंक नाइस डे। बाकी की बातें कल करेंगे।